घोर काली अंधियारी रात, दूर दूर तक रोशनी का बिंदु तक नजर नहीं आ रहा था। रात मानो काले सागर से चारों ओर लहरा रही हो। उस समय साए साए करती हवा का शोर और शोर से खड़कते सूखे पत्ते बदन में कपकपी पैदा कर रहे थे। हर कदम पर खौफ और जान का खतरा बरकरार था। मन कोस रहा था उस पल को जब वो कॉल आया था कि जल्दी मुझसे मिलने आओ, कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उत्सुकता भी लालच से कम नहीं होती। हम निकल पड़ते हैं बिना सोचे समझे, महज ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। भले ही खोदो पहाड़ और निकले चूहिया, पर हम तो ऐसी मशक्क़त करने लगते हैं जैसे किसी ने खजाने का पता बता दिया हो। पर आज यदि आकाशवाणी भी मुझसे कहे कि इस घने जंगल में खजाना गड़ा हुआ है, तो भी मैं कहूँगा कि कृपया खजाने के बजाय यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताएं। मन को स्थिर रखने के लिए हास्य, विनोद, तर्क वितर्क सब व्यर्थ लग रहे थे। बस एक रस मन में भर रहा था और वो है भयानक रस। जहन में डरावनी आवाज़ों का शोर सुनाई दे रहा था जो वास्तव में आ ही नहीं रही थी। मन जब भयभीत होता है तभी सारे भूतिया फिल्मों के सीन याद आने लगते हैं जो मन को और खौफ जता कर देते हैं। मैं अपनी उधेड़ बुन में बेतहाशा भागे जा रहा था, तभी मुझसे कुछ टकराया और मैं जोर से चीख पड़ा। कुछ तो था, शायद कोई जानवर या फिर भूत। भूत के ख्याल से ही मेरे दौड़ने की गति और तेज हो गई, मानो पैर में पहिए लग गए। बिना मंजिल और रास्तों के यहाँ वहाँ भटकता हुआ मैं बहुत थक गया। अंधेरे में कुछ सूझ भी नहीं रहा था। मैं एक बड़े से पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। फिर मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली। पानी खत्म हो गया था। उस बोतल में चुल्लू भर पानी बचा होगा। विचार तो आया कि इसी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस खतरनाक जंगल में भूतों के हाथों मरने से तो अच्छा यही उपाय है, पर इंसान आखिरी सांस तक भी जीने की चाह कहाँ छोड़ता है। मैंने बोतल में बचे 1-2 घूंट पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाई। मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन थी। पता होता कि ऐसे मुसीबत में फंस जाऊंगा तो कभी गाने न सुनता। मोबाइल की मध्यम रोशनी में मुझे अपने सामने कुछ दिखा। लगा जैसे कोई उल्टा लटका हुआ है जिसके बाल जमीन छू रहे हैं। ये देखकर मेरी जान हलक में आ गई और मैंने कस के अपनी आंखें मीच ली। भगवान को ना मानने वाला मैं तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और हिम्मत भी आ गई। मैंने आंखें खोली और मोबाइल की मध्यम रोशनी में सामने देखा तो बरगद की जड़ हवा में लहराती दिखी। जान में जान आई और मैंने राहत की सांस ली, पर यह राहत कुछ पल की ही थी। मैंने देखा कि दूर से 2 चमकीली आंखें मुझे देख रही है। बस आंखें ही दिखाई दे रही थी। ये भी पहचान पाना मुश्किल था कि वो आंखें इंसान की है या हैवान की। वो आंखें बहुत भयानक लग रही थी। मैं पैर को सिर पर रखकर वहां से भागा। अब भी लग रहा था कि वो आंखें मुझे ही घूर रही है। दौड़ते दौड़ते मैं एक कुएं के पास पहुंच गया था। लगातार भागने के कारण प्यास से गला सूख गया था। कुएं में पानी है या नहीं, ये पता करने के लिए मैंने कुएं में पत्थर फेंक कर देखा। पत्थर के नीचे गिरते ही छपाक की आवाज आई। कुएं में पानी तो था, पर पानी निकालने का साधन नहीं था। अमावस होने के कारण आसमान में भी चंद्रमा नहीं था जिसकी चांदनी में मैं कुछ देख सकूं। मैं कुएं के मेड़ के पास खड़ा होकर हाथ से टटोल कर रस्सी या बाल्टी ढूंढ रहा था। तभी मेरे हाथ में एक मोटी सी रस्सी आ गई। मैंने तुरंत रस्सी को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। मैं रस्सी खींचता रहा, पर बाल्टी ऊपर नहीं आई। माजरा क्या है यह जानने के लिए मैं कुएं में झांकने लगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जोर से चिल्लाया और मेरे हाथों से रस्सी छूट गई। मेरी आवाज़ कुएं में गूंजने लगी जो बहुत भयानक लग रही थी। जब मैंने पलटकर देखा तो छोटी सी चिमनी हाथ में लिए एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसका पहनावा बंजारों जैसा था और उसके चेहरे पे गुदने के निशान थे। मुझे लगा ये कोई प्रेत आत्मा है जो कुएं की रखवाली करती होगी, पर मेरा अनुमान गलत साबित हुआ। उसने कहा,
साहब, गौरव बाबू तो शहर से बाहर गए हैं। आपकी बस बहुत देरी से आई। मैं आपको लेने बस स्टैंड गई थी। जब बहुत देर इंतजार के बाद भी बस नहीं आई तो मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई। मैंने हैरत से पूछा, पर मेरी तो गौरव से कल ही बात हुई थी, फिर अचानक वो शहर क्यों चला गया? तो उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, मालूम नहीं साहब। तो मैंने अगला सवाल दागा, तुम कौन हो? हम गौरव बाबू के यहाँ काम करता साहब। ये कहते हुए उसने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठा लिया और जाने लगी। मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने कहा, क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही अंधेरा रहता है? तो उस औरत ने कहा, हाँ साहब, यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, पर आप चिंता ना करें, आपके खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगी। फिर मैंने पूछा, गौरव कुछ कहकर गया है कि कब तक आएगा? तो उसने कहा, नहीं साहब, वो तो कभी कुछ बताकर नहीं जाते। महिला की बातें सुनकर मुझे गौरव पर बहुत गुस्सा आया। तो उस औरत ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता ना करें साहब, गौरव बाबू जल्दी ही आ जाएंगे। हुंकार में उत्तर देकर मैं चुपचाप उस महिला के पीछे चलता रहा। थकान से अब मन ने भी सोचना बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद हम एक जर्जर से मकान के सामने पहुंच गए। सिर से लकड़ियों का गट्ठर गिराकर उस महिला ने कहा, लो साहब, आ गया घर। आप हाथ मुंह धोकर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना पका देती हूँ। मैं बुत बना उस खंडहर जैसे घर को देखने लगा। क्या सच में गौरव यहाँ रहता है? कैसी भयानक जगह है। खिड़कियाँ टूटी हुई है, दरवाजे पर भी दरारें इतनी ज़्यादा है कि दरवाजे का होना ना होना एक बराबर है। आसपास सिर्फ घना जंगल है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे विचारों में खोया देख वो महिला रसोई घर से चिल्लाकर बोली, अरे साहब, कहाँ खो गए? यहाँ आपके शहर जैसे मकान नहीं मिलेंगे। जंगल में ये जगह मिल गई वही बहुत है, वरना पहले तो गौरव बाबू तंबू लगा कर रहते थे। तो मैंने तेज आवाज में पूछा, ये घर किसका है? तो उस महिला ने जवाब दिया, पता नहीं साहब, बहुत समय से खाली पड़ा हुआ था। मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आती हूँ तो अक्सर इधर से ही निकलती हूँ। गौरव बाबू को ये घर मैंने ही बताया था। इसी बात से खुश होकर उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैं अब CID का SCP प्रद्युम्न बन गया और उस महिला से खोद खोद कर सवाल पूछने लगा, तुम कहाँ रहती हो? मेरे इस सवाल पर वो महिला थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने कहा, मैं बस्ती में रहती हूँ। मैंने घर की ओर कदम बढ़ाते हुए अगला सवाल किया, तुमने गौरव को अपनी बस्ती में घर क्यों नहीं बताया? तो उस महिला ने कहा, बताया था साहब, पर वो बोले मेरा काम इन जंगलों में ही है, इसलिए मैं यही रहता हूँ। उसकी आवाज़ सामान्य ही थी, इसलिए मुझे उस महिला की बातों पर यकीन हो गया। आश्वस्त होकर मैं मकान के अंदर आ गया। रसोई घर के ठीक सामने एक कमरा था जहाँ से लालटेन की मध्यम सी रोशनी आ रही थी। मैं उसी कमरे के अंदर चला गया। कमरा साफ सुथरा लग रहा था। मैंने अपना बैग रखा और सामने दीवार से लगे पलंग पर बैठ गया। अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने कमरे के अंदर बैठे हुए ही पूछा, सब ठीक तो है ना? उधर से कोई जवाब नहीं आया। मन फिर आशंका से घिरने लगा। मैं उठा और रसोई घर की तरफ जाने लगा तो कमरे की खिड़की के बाहर लालटेन की मंद रोशनी में एक साया दिखाई दिया। ये देखते ही मैं ठिठक गया और वो साया अचानक पलक झपकते ही ओझल हो गया। अब मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। चित्र लिखित समय जस का तस खड़ा रहा। दूर जंगल से सियार के रोने की आवाज़ आने लगी। उसके बाद एक साथ कई सियारों की आवाज़ आने लगी जो बहुत भयंकर लग रही थी। चारों तरफ घना जंगल, साए साए करती हवा और झिंगुर का शोर मन में दहशत पैदा कर रहा था। खिड़कियों के टूटे हुए पलरे हवा के झोंके के साथ चरमराहट की आवाज़ करते हुए कभी बंद हो जाते तो कभी खुल जाते। मैं खिड़की की ओर गया और टूटी हुई खिड़की के बाहर झांकने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरी घिघी बन गई और हिम्मत करके जैसे ही पलटा वैसे ही मैं चीख पड़ा, अरे साहब, हम हैं, मुड़िया, माचिस की तिल्ली ख़त्म हो गई है, आपके पास माचिस है क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे।
मैंने कांपते हाथों से अपने जीन्स की दोनों जेब टटोली। एक जेब में लाइटर मिल गया। लाइटर देते हुए मैंने उस महिला से कहा, माचिस नहीं है, इसी से काम चला लो। हो साहिब। लाइटर ले गए। वो महिला कमरे से बाहर चली गई और मैं फिर से वीरान जंगल को देखने लगा। जंगल के दानवाकार पेड़ बहुत भयानक लग रहे थे। तभी मेरी नज़र बरगद के एक पेड़ पे गई। कुछ था वहाँ। मैं कमरे से बाहर निकला और उस पेड़ की तरफ तेज गति से बढ़ने लगा। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उस पेड़ पर वो सफ़ेद रंग की लहराती आकृति क्या थी। राहुल को भूत प्रेत पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। वो एक क्राइम रिपोर्टर है, इसलिए हर घटना को वो ऐसे देखता है जैसे किसी अपराधी के विषय में वो जानकारी जुटा रहा हो। वो बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बरगद के पेड़ के पास खड़ा हो गया। आसपास के ही किसी पेड़ से उल्लू की आवाज़ आ रही थी। तभी राहुल के कान में किसी ने उसका नाम पुकारा, गर्दन घुमाकर राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखना चाहा, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अचानक हुए इस प्रहार से वो तिलमिला उठा। अपने गाल को सहलाता हुआ वो चारों ओर घूम गया, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अब तक हर घटना को विज्ञान से जोड़ने वाले राहुल को आज न जाने क्यों अपनी दादी द्वारा सुनाए गए भूतों के किस्सों पर यकीन होने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर छलक आई। उसने घर लौटना ही उचित समझा। वो घर की ओर जाने के लिए 2-4 कदम ही चला था कि तभी उसके गले में एक फंदा कसने लगा और फिर एक तेज झटके से उसे किसी ने ऊपर खींच लिया। वह हाथ पैर चलाता हुआ उस बरगद के पेड़ की जड़ से झूल रहा था। जड़ उसके गले को कसती जा रही थी, मानो अजगर अपने शिकार को जकड़ रहा हो। अचानक जड़ की पकड़ ढीली हो गई और राहुल धड़ाम से नीचे गिर गया। खांसता हुआ वो हौले से खड़ा हुआ। बरगद की सभी जड़ें लहरा रही थी, मानो शैतान के आने की खुशी में नाच रही हो। राहुल बदहवास सा वहां से भाग गया। भागता हुआ वो अचानक ऐसे रुक गया जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी में अचानक ब्रेक लग गए। सामने का मंजर देखकर राहुल की हवाइयाँ उड़ गई। जिस कुएं के पास उसे वह महिला मुड़िया मिली थी, उसी कुएं के मुंडेर पर सफेद चेहरे और बिना पुतले की आंखों वाली मुड़िया चल रही थी। दूध से सफेद चेहरे पर हरे रंग के गुदने के निशान उसके चेहरे को और भयानक बना रहे थे। राहुल की हालत पतली हो गई। वह पत्थर की मूर्ति बना उस महिला को आंखें फाड़े देखता रहा। कनपट्टी से रिसती हुई पसीने की धार गले तक आ गई। उस महिला ने राहुल को देखा और बत्तीसी दिखाकर हंसने लगी। उसके दांत और मुंह ऐसे लग रहे थे जैसे अभी किसी का खून पीकर आई हो। उस महिला ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हाथ आगे बढ़ता उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती। हाथ राहुल के गले तक आया। अब राहुल हिल पाने में भी असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जम गया हो, जैसे किसी ने उसे कसकर बांध दिया हो। हाथ तेजी से पीछे चला गया और साथ ही वह आकृति भी जो कुएं के मुंडेर पर खड़ी थी। राहुल अचरज में पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सारे बंधन खोल दिए हो। उसने अपने दोनों हाथों को अपने गर्दन पर लगाया तो उसके हाथ में बजरंगबली का धागा आया, जिसे उसकी माँ ने यह कहकर पहनाया था, बेटा भले तो भगवान को नहीं मानता, पर फिर भी उनके लिए सब उनकी संतान ही है। अगर कभी तो किसी मुसीबत में होगा तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। राहत की सांस लेकर आंखें बंद करके राहुल ने पूर्ण आस्था से भगवान को धन्यवाद दिया। आज वह भूत और भगवान दोनों पर यकीन कर रहा था। मुड़िया को इस तरह देखकर अब राहुल को घर जाना सही नहीं लगा। कैसे भी करके इस जंगल से निकल जाऊं या फिर यह काली खौफनाक रात बीत जाए। अब राहुल के ये 2 ही मुख्य लक्ष्य थे। राहुल को गले में पड़े सोने के चेन से कीमती वह सूत का धागा लग रहा था, जिसकी वजह से वो इस भयानक जंगल में अब तक जिंदा खड़ा है। उसी के भरोसे उसे ये विश्वास था कि वो इस जंगल से सुरक्षित निकल जाएगा। अचानक राहुल को गौरव का ख्याल आया। अब वह बातों को रिकॉल करने लगा। मेरी गौरव से कल रात को बात हुई। उसने मुझे बताया था कि सुबह जल्दी निकल जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बस आती है। और जब मैंने गौरव से वापसी का साधन पूछा था तब उसने बताया था
कि जो बस आती है वही रात को मुसाफिरों को लेकर शहर लौट जाती है। इस हिसाब से तो गौरव उसी बस से शहर जाता जिस बस से मैं आया था। इसका मतलब गौरव शहर नहीं गया, वह यही है। गौरव की तलाश करना अब राहुल का नया लक्ष्य था। गौरव की खोज करने से पहले मुझे उसी मकान में वापस जाना होगा। हो सकता है वहाँ से कुछ सुराग मिल जाए। ये सोचते हुए राहुल घर की ओर चल पड़ा। वो थोड़ा डरा और सहमा सा भी था। पगडंडी पर चलते चलते वो ये सोचकर कांप गया था कि इसी रास्ते से कुछ देर पहले वो मुड़िया के साथ आया था। क्या वाकई मुड़िया भूत है? अगर हाँ तो वो अब क्यों नहीं आ रही है? क्या वो उसी जर्जर मकान में रहती है या उस कुएं में? ऐसे न जाने कितने सवाल राहुल के मन में एक अनसुलझी पहेली की तरह चल रहे थे। मन केबीसी हो गया था, जहाँ से प्रश्नों की बौछारें हो रही थी। उत्तर न मिलने पर मानो लाइफलाइन खत्म हो जाएगी। सोच विचार करते हुए कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। राहुल अब उसी जर्जर मकान के बाहर खड़ा था। इस बार वो घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह चुपचाप बाहर खड़ा उस घर को देख रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रात और गहरा गई थी। घर में जल रहे लालटेन बुझ गए थे। चारों ओर गुप्त अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर और मन को मजबूत करके राहुल ने घर के अंदर प्रवेश किया। वो सबसे पहले रसोई घर में दाखिल हुआ। चूल्हे में अभी नारंगी रंग के अंगारे दहक रहे थे। उस चूल्हे पर रखी हांडी से जब राहुल ने ढक्कन हटाया तो गर्म भाप के साथ चावल की खुशबू आई। चूल्हे के पास लाइटर रखा हुआ था। राहुल ने लाइटर उठाया और उसे जलाया। मंद रोशनी में उसे दीवार पर टंगा लालटेन दिखा। राहुल लालटेन के पास गया और उसे जला दिया। उस लालटेन को हाथ में लेकर राहुल उस घर का मुआयना करने लगा। घर में गौरव के कई सारे सामान मिले। एक डायरी भी मिली जिसकी लास्ट एंट्री आज सुबह की थी। गौरव ने लिखा था, आज की उपलब्धि का जश्न अपने अजीज दोस्त के साथ। इसका अर्थ यही है कि गौरव सुबह तक यहाँ था। उसकी ऐसी क्या उपलब्धि थी जिसे वो मुझे बताना चाहता था? उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? गौरव जंगल की जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा है। जंगली पौधों से मिलने वाली दवाई के बारे में उसने एक बार बोला भी था कि उसे संजीवनी मिल गई है और उसकी ये खोज तहलका मचा देगी। कहीं यही वो उपलब्धि तो नहीं? पर इससे किसी और को क्या समस्या होगी? ऐसे अनेकों सवाल राहुल के मन में घूम रहे थे। अपने होठों पर उंगली रखे विचार की मुद्रा में राहुल ने खिड़की की तरफ देखा तो चौंक गया। एक जोड़ी आंखें खिड़की की दरार से उसे ही देख रही थी। डर के मारे राहुल के हाथ से लालटेन छूट गया और कमरे में बहुत अंधेरा हो गया। राहुल ने लाइटर जलाया और फिर वो खिड़की की तरफ आगे बढ़ा। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है उस तरफ? वो खिड़की के पास पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही वो मुड़ा तो वही सफ़ेद रंग और धसी हुई आंखों वाला चेहरा उसके ठीक सामने था। राहुल के हाथ से लाइटर छूट गया। बाहर से कौवे की कर्कश काँव काँव की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सैकड़ों कौवे एक साथ चिल्ला रहे हो। अचानक एक कौवा खिड़की से होता हुआ कमरे के अंदर आ गया। कौवे से बचने के लिए राहुल झट से नीचे बैठ गया। उसने हाथ से टटोल कर लाइटर उठाया और जब उसने लाइटर जलाया तो उसने देखा कि ना वहाँ वो भयानक मुड़िया थी और ना ही कोई कौवा। वो खड़ा हुआ और तेजी से लालटेन की ओर गया। फिर उसने लाइटर से लालटेन को जलाया तो उसने देखा कि लालटेन जिस जर्जर सी लकड़ी के मेज पर रखा है उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। उसने तुरंत उस मेज को उठाकर दूसरी जगह रखा और दरवाजा खोल दिया। वहाँ सीढ़ियाँ थी। राहुल ने लालटेन लिया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये तहखाना बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाएगा, ऐसा सोचकर राहुल तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो 2-4 सीढ़ी उतरा ही था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कता हुआ तहखाने के फर्श पर आ गया। लालटेन का कांच टूट गया और उससे केरोसिन रिसकर पूरे फर्श पर फैल गया। अब तहखाने में बहुत अंधेरा हो गया। राहुल ने खड़े होने की कोशिश की तो दर्द से करा उठा। उसके पैर की नस चढ़ गई थी। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। हाथों के सहारे आगे बढ़ते हुए उसका हाथ किसी चीज से स्पर्श हुआ, जैसे ठंडा पड़ गया शरीर हो। राहुल का दिमाग सुन्न होने लगा। अनेकों अनुमान उसके जहन में दौड़ने लगे।
लाश? वो डर से कांपने लगा। कहीं ये लाश गौरव की तो नहीं? इस विचार से ही वो सहम गया और उसने हड़बड़ी में लाइटर निकाला और उसकी रोशनी उस तरफ डाली जहां पर लाश पड़ी थी। जैसे ही रोशनी लाश के मुंह पर पड़ी, राहुल चेहरा देखकर चौंक गया। मुड़िया? वही सफेद छक चेहरा, अंदर धसी खुली हुई आंखें और वही गुदने के हरे निशान। राहुल रेंगता हुआ पीछे हटा तो एक बार फिर किसी से टकराया। राहुल को लगा कि अब उसकी मौत ही उसके सिर पर खड़ी है। जैसे ही वो मुड़ा, गौरव! कुर्सी से बंधा हुआ गौरव था। वो जिंदा है या बेहोश, ये देखने के लिए गौरव कुर्सी का सहारा लेते हुए खड़ा हुआ। उसने गौरव की नाक के पास उंगली लगाई। सांसें चल रही थी। तुरंत रस्सी छुड़ाकर उसने गौरव को झंझोड़ा। गौरव ने हौले से आंखें खोली। सामने राहुल को देखकर वो उसके गले से लग गया। मैंने इसे नहीं मारा राहुल। गौरव ने राहुल से ऐसे कहा जैसे वो अदालत में जज के सामने अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा हो। राहुल ने कहा, कल जब तुमने कॉल किया तब तो सब कुछ सही था। अचानक से ये सब कैसे हुआ? तुम्हें किसने बांधा और ये औरत कैसे मरी? गौरव कल की सारी घटना राहुल को बताने लगा। तुम्हें पता है राहुल, मैं पिछले 2-3 सालों से इस जंगल में रहकर यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये तहखाना ही मेरी लेबोरेटरी है जिसके बारे में सिर्फ मुड़िया जानती थी। वो भी जड़ी बूटियों की जानकार थी और मेरी मदद किया करती थी। एक दिन मुझे वो सफलता मिल गई जिसके लिए मैं दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा था। मैंने ऐसी दवाई बना ली जिसके सेवन से बूढ़ा इंसान फिर से जवान हो जाएगा। यही जरूरी बात तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था। ऐसा ही एक कॉल मैंने आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान के प्रमुख को भी किया था। उन्हें भी मैंने यहाँ बुलाया, पर वो पूरी बात जाने बिना यहाँ आने को राजी नहीं थे। मजबूरन यह गुप्त बात मुझे उन्हें बतानी पड़ी। मैं इसी चेयर पे बैठा आगे की रणनीति की योजना बना रहा था। तभी मुड़िया मेरे लिए चाय लाई। मैंने चाय पी। उसके बाद अचानक सिर घूमने लगा। उसके बाद मैंने खुद को चेयर से बंधा पाया। मुड़िया मेरे सामने खड़ी थी। उसने मेरी बात सुन ली थी। दवाई का रहस्य वो भी जान गई थी। वो मुझसे दवाई मांगने लगी। मैंने कहा भी कि अभी इंसानों पर प्रयोग नहीं किया है, उसके लिए मुझे अनुमति लेनी होगी। मैंने उसे यकीन भी दिलाया कि यह दवाई उसे जरूर दूंगा, बस कुछ दिन और इंतजार कर ले। पर वो नहीं मानी। उसने मेरी लेबोरेटरी में रखी सारी दवाई खा ली। दवाई खाने के कारण अचानक उसके शरीर का रंग सफेद हो गया। उसकी आंखें अंदर धंस गई। वो छटपटाने लगी। मैं बंधा हुआ था, चाह कर भी कुछ नहीं कर सका और मेरी आंखों के सामने ही वो तड़पते हुए मर गई। गौरव की आप बीती मेरे अलावा कोई और भी सुन रहा था और वो थी तहखाने की सीढ़ियों पे खड़ी मुड़िया। वो अभी भयानक लग रही थी, पर उसकी आंखों में अपनी गलती का पछतावा साफ छलक रहा था। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो दोनों को क्रोध से देखने लगी। उसकी लाश फर्श पे थी। लालटेन का केरोसिन फैलकर उसकी लाश तक आ गया था। जैसे ही वो हमला करने के लिए गौरव पे झपटी, राहुल ने केरोसिन की धार पर लाइटर जलाकर फेंक दिया। हल्की सी चिंगारी पाते ही केरोसिन ने आग पकड़ ली। लाश धू धू करके जलने लगी और उसी के साथ वो खौफनाक मुड़िया भी आग के धुएं के साथ हवा हो गई। गौरव और राहुल तहखाने से बाहर आ गए। वो खौफनाक रात बीत चुकी थी और सुबह होने वाली थी। रात को भयानक दिखने वाला वो जंगल अब सुंदर लग रहा था। राहुल ने हंसकर गौरव से कहा, यार ऐसे भी कोई दवाई बना जो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर दे। तेरी जवानी वाली दवाई के चक्कर में मैं तो मर ही जाता। राहुल और गौरव ठहाके लगा के हंसने लगते हैं।